हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था किसके बारे में, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। तो उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए जिसमें कि हमने इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि बुद्धि रद्दी के बारे में बात करी थी। हमने फिर बच्चों का वर्गीकरण किया था कि किस तरीके से हम उनके IQ के अकॉर्डिंग बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की सीरीज़ में देखने वाले हैं किसके बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो अभी जो संज्ञानात्मक विकास है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, किससे रिलेटेड है, मेंटल डेवलपमेंट से, यानी कि हमारे बौद्धिक विकास से रिलेटेड है। इसीलिए दोनों वीडियोस को हमने एक के बाद एक कंसेक्यूटिव रखा है। तो बात आती है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं कि संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से किसने डिफाइन करा था, तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हमारे पास जिनका नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? ये थे हमारे स्विट्जरलैंड के, इसलिए हमें इन्हें क्या बोलते हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इनका नाम इस तरीके से लिखा जाता है, जीन पियाजे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि 0 to 18 ईयर या फिर उसे अब इन्होंने क्या करा, 4 स्टेजेस में, ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को डिवाइड करा। तो एक एक करके पहले उनका नाम देखते हैं कि वो 4 स्टेजेस इन्होंने कौन सी दी थी, फिर उनको हम एक्सप्लेन डिटेल वे में समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हर एक स्टेज में क्या क्या विशेषताएं बताई थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी हर एक स्टेजेस की। तो पहली हमारे पास जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। अब कई कई जगह पर इसको संवेदी गामक भी लिखा गया है और कई जगहों पर इसको संवेदी पेशीय भी लिखा गया है। तो एक ही बात है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका सेंसरी मोटर स्टेज से बन सकता है वो क्या, कि ये अवस्था कितने से कितने वर्ष तक चलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अवस्था है हमारी, ये रहती है जन्म से 24 माह या फिर मैं कह सकती हूँ 2 वर्ष, यानी कि बर्थ टू 2 ईयर्स। अब एक बार आपके यूपी टेट या सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको ना इस तरीके से ऑप्शन दे दिए गए थे कि 0 to 2 ईयर्स, ठीक है, या फिर बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है, और 2 ऑप्शन और दे दिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेज इन्होंने बताई थी ये एक्चुअल में बताई थी बर्थ टू 2 ईयर्स के लिए, ठीक। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेज की तरफ, जो कि है हमारी प्री कंसेप्चुअल स्टेज, ठीक है। इसको कई जगह पे आप एक नाम से और देखेंगे, प्री ऑपरेशनल। अभी जब हम इस स्टेज की विशेषता को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको प्री कंसेप्चुअल या फिर प्री ऑपरेशनल क्यों बोला। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है प्राक पूर्व है, प्री है, इसलिए हमने इसको बोला प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और ये आपकी कब से कब तक रहती है, ये रहती है आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक ये आपकी अवस्था रहती है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी स्टेज, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से कब तक रहती है, ये रहती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। इसके बाद चौथी और सबसे लास्ट स्टेज ये आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कई जगह पर आप इसको देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि हिंदी में इसको हम जानते हैं किस नाम से, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से कब तक रहती है, जनरली 11 to 14 कई जगह पे आपको मिलेगा, कई जगह पे आपको ये जो पीछे की स्टेज है ये आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये जनरली क्रिएटिव स्टूडेंट्स ही यहाँ तक, या फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही होते हैं वही इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। सभी स्टूडेंट इनकी 4th स्टेज तक नहीं पहुँच पाते। तो ये 4 नाम जो कि इन्होंने दिए, संवेदी, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक।
अब हमें समझना क्या है यहाँ पर, अब हमें समझना है हर एक स्टेज की विशेषता को, कि आखिर इस स्टेज का नाम हमने ये क्यों दिया और इसकी क्या क्या विशेषताएं रही, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे वहीं से पूछा जाएगा। एक चीज़ और, ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ये बिल्कुल प्रॉपर हमारे डेडिकेटेड है डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट इसको और डिटेल मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो हमारी प्लेलिस्ट है ईवीएस सॉरी सीडीपी की यूपी टेट के लिए, वहाँ मैंने इसको बहुत डिटेल मैनर में पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो अब हम वापस से चलते हैं अपनी पहली अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर की तरफ और देखते हैं कि फिर से इन्होंने किस तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन करा हुआ है और क्या क्या विशेषताएं बताई हुई हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्याजे की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जो कि हमने देखी कि जन्म से कब तक रहती है, 2 वर्ष तक। तो प्याजे साहब ने क्या करा कि इस अवस्था को भी उन्होंने फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए, जैसे कि पहला पार्ट है हमारे पास सहज क्रियाओं की अवस्था, ये कब तक रहती है, ये रहती है बच्चे के अंदर जन्म से लेकर 30 दिन तक, यानी कि ये रहती है हमारी अप टू 1 मंथ। अब इसकी क्या हमारे पास मेन इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे जो बच्चे की सकिंग करने की, ठीक है, किसी भी चीज़ को सक करने की जो उसकी एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब अगर बच्चा कुछ भी चीज़ को सीखेगा, बच्चा कुछ भी चीज़ को समझना चाहता है तो वो कैसे समझेगा, सकिंग के थ्रू। जैसे कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 5 हमारे पास सेंसेस होती हैं, तो उन 5 सेंसेस का ही यूज़ करके हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो, अपनी आंखों का, अपने कानों का यूज़ कर रहे हो। इसी तरीके से छोटा बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी टेस्ट बर्ड्स का, टंग का यूज़ करना शुरू करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जनरली क्या करते हैं, जो भी चीज़ उनके हाथ में आती है वो उसको मुंह में ले लेते हैं। ठीक है, अब वो क्यों ले लेते हैं उसको मुंह में, क्योंकि वो उसको चीज़ को समझना चाहते हैं। हम लोग को तो लगता है कि नहीं समझ में नहीं आता कुछ भी, लेकिन नहीं, बच्चा उस चीज़ को समझना चाहता है, इसीलिए वो उसको मुंह में रख लेता है हर चीज़ को। अब इसी तरीके से आती है हमारे पास सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। अब देखो ये वाली अवस्था जो होती है हमारी चलती है 1 से लेकर 4 महीने तक। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था की अगर मैं बात करूं, विशेषता की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा ना किसी भी चीज़ को रिपीट करता रहता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, उस चीज़ को दोहराना। ठीक है, उसकी ये विशेषता बन जाती है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं, जिसको इन्होंने बोला गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को, काम को क्यों करता है, अपने प्लेजर के लिए करता है। यानी कि जिस काम से उसको खुशी मिलती है, बच्चा वही काम बार बार उसको रिपीट करता है। और कब से कब तक चलती है अवस्था, ये चलती है हमारी 4 से लेके 8 महीनों तक। ठीक, इसी तरीके से फिर आती है हमारी नेक्स्ट अवस्था, जो कि चलती है 8 से 4। जनरली आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 4-4 महीने का गैप, ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ आपसे, इतने सारे आपको मंथ्स बिल्कुल पर्टिकुलर याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता, आपकी बुक में दिया हुआ था और समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा कि भाई 12 से 18 वाले महीने की क्या विशेषता थी। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है यहाँ पे, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी कि जो है हमारी तीसरी अवस्था हो चुकी थी। चौथी अवस्था जो कि चलती है 8 से 12 महीने, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। अब यहाँ पे क्या करता है बच्चा, यहाँ पे करता है बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि अगर मान लो बच्चे ने किसी चीज़ को अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये उस चीज़ तक पहुँचना है, अब क्या होगा, क्योंकि हो क्या रहा है इस स्टेज में कि बच्चे ने ना क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्या कि वो घुटनों पे चलना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या होता है कि बच्चे ने, मान लो उसको दूर से कोई चीज़ दिखाई दे गई कि मुझे इस चीज़ को पकड़ना है, तो बच्चा अब उसे पकड़ के ही रहेगा। उसे नहीं पता कि इस चीज़ को पकड़ने से उसे चोट लग सकती है, उसका नुकसान हो सकता है या किसी और का नुकसान हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ने अगर जिस चीज़ को गोल बना लिया, अब वो उसको पूरा करके रहेगा। तो यही इसकी विशेषता है हमारी फोर्थ अवस्था की, कि बच्चा क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करता है। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ अवस्था, जो कि कब से कब तक चलेगी, 12 से चलेगी हमारी 18 महीने तक। यानी कि अब बच्चा लगभग यहाँ पे 1.5 साल का हो चुका है। अब क्या बोला हमने इसको, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें अब बच्चे की ना धीरे धीरे लर्निंग होने लगती है, शुरू हो जाती है। और बच्चा कैसे सीखता है, जनरली बच्चा सीखता है ट्रायल एंड एरर के थ्रू, यानी कि प्रत्ययन और भूल के सिद्धांत के थ्रू वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है। मतलब किसी चीज़ को बच्चा बार बार कोशिश करेगा, फिर उसको भूलेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर उसको भूलेगा, इस तरीके से बच्चा सीख जाता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा ना धीरे धीरे चीज़ों को
पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लो कि उसने किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करी, वो गिर गया, लेकिन वो फिर से कोशिश करेगा। मान लो वो फिर से गिर गया, लेकिन वो फिर से कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा बार बार उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे कि बच्चा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है। अब इस स्टेज की जो है हमारी 6th और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था मैं जिसे कह सकती हूँ वो है मानसिक संयोग द्वारा साधनों के खोज की अवस्था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत खास चीज़ होती है बच्चे के साथ। देखो अभी तक क्या था कि मान लो कि बच्चे ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, अब मुझे उस बच्चे से वो चीज़ लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे उसके सामने से लेके जाऊँगी, अरे अरे चिया ले गई, चिया ले गई, चिया ले गई। तो बच्चे को लगेगा अरे हाँ सच में वो चीज़ तो चिया ले गई। बच्चा सोचेगा कि अब उस चीज़ का जो अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 18 से 24 महीने तक, ठीक है, यानी कि मैं कहूँगी इसके 24 के भी बिल्कुल एकदम लास्ट में बच्चे के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व की ये जो विशेषता होती है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर मान लो अब बच्चा 2 साल का है लगभग, और मैंने उसके सामने से कहा अरे अरे चिया ले गई, चिया ले गई, तो बच्चे को लगेगा चिया तो कुछ है ही नहीं आसमान में, चिया कहाँ से ले गई। तो बच्चा क्या करेगा, उसको उठ के खोजने की कोशिश करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था की लास्ट तक आते आते यानी कि सेंसरी मोटर अवस्था की लास्ट तक आते आते बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी अवस्था का, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो बच्चे के अंदर कब डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर मैं कहूँ एट द बिगिनिंग ऑफ द जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आने वाली है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, उसमें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी पियाजे की सेकंड स्टेज की तरफ। तो देखिए अब जो पियाजे के द्वारा सेकंड स्टेज हमें दी गई थी उसका नाम था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो ये स्टेज ना अपने आप में बहुत बड़ी है, 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने 5-6 साल कवर करे बच्चे के। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमने इसको, मतलब हमने क्या, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब थे जीन पियाजे, उन्होंने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। कैसे, उन्होंने कहा कि जो प्री कंसेप्चुअल है ये चलती है हमारी 2 से 4, और ये जो इंट्यूटिव है यानी कि अंतःदर्शी है ये चलती है 4 से 7 वर्ष तक। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्री कंसेप्चुअल, यानी कि बच्चे में अभी तक जो कॉन्सेप्ट डेवलपिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि 4 साल के बच्चे में आप कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं देखोगे। अभी होता क्या है जनरली, देखो 4 साल का बच्चा जनरली स्कूल नहीं जाता, 4 साल के बाद ही बच्चा ढंग से स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल ना जाने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की कंसेप्चुअल थिंकिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। अब हम कहते हैं कि भाई जब बच्चे में कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन बच्चे में लर्निंग तो होगी। तो लर्निंग कैसे होगी, तो बच्चे में यहाँ जो लर्निंग होती है वो होती है सीधा सीधा प्ले के माध्यम से, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चा इस अवस्था में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सीखता है। एक इम्पॉर्टेंट खास बात है इस अवस्था की क्या, कि बच्चा यहाँ पे सभी चीज़ों को जीवित लेता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या करते हैं, अपने गुड्डे गुड़िया जो भी उनके साथ उनके टॉयज़ होते हैं वो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो लिविंग पर्सन हो। मान लो कि कोई बच्ची है जिसको डॉल बहुत पसंद है, तो वो अपनी डॉल को अपने साथ खिलाएगी, अपनी डॉल को अपने साथ उठाएगी, उसको नहलाएगी। ठीक है, वो उसको एज अ कैसे ट्रीट करेगी, एज अ लिविंग पर्सन ट्रीट करेगी, एज अ सजीव ट्रीट करेगी। इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो बच्चों के अंदर देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं जीववाद। जीववाद, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी कि यहाँ पे बच्चा निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में अभी तक क्या कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया है। अब जब बच्चा धीरे धीरे अपनी इस अवस्था से गया, बाहर गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब बच्चे ने स्कूल जाना शुरू करा तो हुआ क्या कि बच्चा और लोगों से घुला मिला। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे इस स्टेज में, अगर मैं बात करूँ तो बच्चा क्या था कि बच्चे को केवल अपनी अपनी दुनिया दिखाई दे रही थी, क्योंकि बच्चा भी 4 दीवारों के अंदर अपने घर में था। तो बच्चों की जो सारी चीज़ें थी वो अहम केंद्रित थी, यानी कि उसको लगता था कि केवल मैं ही मैं हूँ दुनिया में। ठीक है, हर चीज़ का सेंटर मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या थी, सारी चीज़ें अहम केंद्रित थी, ईगोसेंट्रिक थी। लेकिन अब जैसे ही बच्चा इंट्यूटिव स्टेज में गया, यानी कि अब जैसे ही बच्चे ने स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ कि बच्चे का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होना शुरू होगा। ठीक है, अब जो बच्चा है जो ईगोसेंट्रिक था वो धीरे धीरे क्या होगा, डीसेंट्रिक, बच्चे की उस चीज़ का विकेंद्रीकरण होने लगेगा। बच्चा औरों के बारे में भी सोचने लगेगा, बच्चे में शेयरिंग, केयरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, एक खास बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी
जितनी भी आप जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़ेंगे क्या कि अगर मान लो पहली स्टेज में बच्चे के कॉन्सेप्ट में, बच्चे के संज्ञान में अगर कोई कमी थी तो वही कमी क्या होगी, सेकंड स्टेज में पूरी हो जाएगी। फिर अगर आप देखोगे कि सेकंड स्टेज में कोई कमी है तो वो थर्ड स्टेज में फुलफिल हो रही होगी, और जो थर्ड स्टेज की कमी है वो क्या होगा, फोर्थ स्टेज में फुलफिल हो रही होगी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा कि एक तरह से हर स्टेज की कुछ कमियां बताई कि इस स्टेज में बच्चे के पास ये कमी रहती है, ठीक है, और वो नेक्स्ट स्टेज में पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो जाती है, कैसे पूरी हो जाती है, वो सब इन्होंने प्रोसेस समझाया। तो ये थी हमारे पास हमारी सेकेंड अवस्था। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जीन पियाजे की थर्ड अवस्था की तरफ, जिसका नाम है मूर्त संक्रिया की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कब से कब तक चलेगी, ये चलेगी हमारी 7 से 11 वर्ष तक। अब वही चीज़ जो कि मैंने आपको बताई कि अब जो पहली अवस्था की जितनी भी हमारे पास कमियां थी वो क्या होंगी, इस अवस्था में पूरी होने लगेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने लगेगा कि जो बच्चे का जो बिहेवियर है वो कैसा होने लगेगा, व्यवहारवादी, यानी कि अब बच्चा ना अच्छे से लोगों में घुलने मिलने लगेगा, वो अपनी चीज़ें शेयर करने लगेगा, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा क्या करने लगेगा, तो सोशलाइज होने लगेगा। अभी तक बच्चा क्या था, सोशलाइज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है कि बच्चा अब यहाँ पे क्या करने लगेगा, तर्क करने लगेगा, ठीक है। तर्क क्या करने लगेगा, मतलब हर चीज़ में ना वो कहने लगेगा क्यों, कब, कैसे, है ना, मतलब जनरली वो क्या करने लगेगा, क्वेश्चन पूछने लगेगा कि अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब चीज़ों को वो खोजने बीजने की कोशिश करने लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, यानी कि अगर अब आप छोटे बच्चों को पजल्स देंगे, ठीक है, जो हमारे डायग्राम्स वाले, पिक्चर्स वाले सुंदर सुंदर कलरफुल पजल्स होते हैं, बच्चा उन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेसिटी इस स्टेज में रखता है। इसके बाद जो बच्चे के सामने मूर्त समस्याएं होती हैं, अब यहाँ पे 2 वर्ड हैं, मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या है, मूर्त का मतलब होता है कि जिस चीज़ को मैं देख सकती हूँ, ठीक है, जिस चीज़ को मैं छू सकती हूँ वो क्या होती हैं, सारी मूर्त होती हैं। और जिस चीज़ को मैं नहीं छू सकती, ठीक है, वो क्या आती है, हमारी अमूर्त। जैसे कि मैं इस बोर्ड को टच कर सकती हूँ तो ये कैसी हो गई, मूर्त हो गई। लेकिन ये बोर्ड किससे बना हुआ है, अणुओं से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो अब मैं अगर उस चीज़ को टच नहीं कर सकती तो वो क्या है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें हैं। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हो गई मूर्त, और जिस चीज़ को हम नहीं कर सकते वो हो गई अमूर्त। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उन समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उसके सामने प्रेजेंट हैं। मतलब अगर आप बच्चे को, कैसे बच्चे को आप प्रॉब्लम को सामने पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे, आप उनको वीडियोस दिखाएंगे, आप उनको रियल ऑब्जेक्ट से दिखाएंगे तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलो कि इमेजिन कर लो सपोज एक्स, ठीक है, जैसे कि मैथ्स में करते हैं, तो बच्चा अब यहाँ पे उन सपोज वाली चीज़ को, उन चीज़ों को इमेजिन अभी नहीं कर पाएगा। तो अब क्या है, ये थी एक कमी कि बच्चा यहाँ पे अमूर्त चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएगा, केवल मूर्त समस्याओं का ही समाधान कर पाएगा। इसके बाद है कि बच्चा क्या कर सकता है, गुणों के आधार पर, यानी कि अगर मैं बच्चे को कोई प्रॉपर्टी दे दूँ, यानी कि अब मैं कह दूँ बच्चे से कि बच्चों इसमें से ना मैंने आपको बहुत सारी पिक्चर्स दे दी कि इसमें जो पिंक कलर की पिक्चर्स हैं उनको अलग कर लो, या फिर सारे एनिमल्स को अलग कर लो, या फिर क्या कहते हैं सारे ह्यूमंस को अलग कर लो, सारे डॉग को अलग कर लो। तो बच्चा उन चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है, उसको अलग कर सकता है, उसको क्रमबद्ध कर सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि गुणों के आधार पर बच्चा उसको क्रमबद्ध कर सकता है या फिर वर्गीकरण भी कर सकता है। मान लो अगर मैं बच्चे से कह दूँ इसमें कि आप इसमें से सारे रेक्टेंगल्स को और सारे ट्राइंगल्स को अलग करो, तो बच्चा आराम से उनको अलग कर देगा। इसके बाद है कि बच्चे के यहाँ पे चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब है कि मान लो मैंने बच्चे को कोई चीज़ सिखाई, ठीक है, बच्चा उसको सीख लेगा, बच्चा उसको रिपीट भी कर लेगा। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बच्चे से कहूँ कि अब उल्टी तरीके से करके दिखाओ, मान लो अभी छोटा बच्चा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने चाय बनानी सिखा दी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए कि इस चाय बनाने के प्रोसेस को ना पीछे से बताओ कि लास्ट में क्या होगा, कि चाय बन जाएगी, उससे पहले क्या होगा, हम चाय को छानेंगे, तो बच्चा इस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को नहीं बता पाएगा। यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि उसमें क्या है, क्रमबद्धता हम नहीं कह सकते। बच्चा सारे स्टेप्सों में बता देगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन बच्चा उन चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएगा कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, तीसरे नंबर पर क्या होगा। बच्चा इन सब चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होने वाला है कि लास्ट स्टेज में हम पहुँचने वाले हैं, और लास्ट स्टेज में जो हमारी थर्ड स्टेज की कमियाँ हैं वो सारी की सारी होने वाली हैं फुलफिल।
फिर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ स्टेज की तरफ। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं पियाजे साहब की लास्ट स्टेज की तरफ, जिसका नाम है अमूर्त संक्रिया की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब जितनी भी कमी आपने देखी फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, जहां तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा था, इस फोर्थ स्टेज में बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 12 के बाद, यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा 12 की एज में भी नहीं पहुंच पाया तो 13 में पहुंच जाएगा, 13 में नहीं पहुंच पाया तो 14 में पहुंच जाएगा, 14 में भी नहीं पहुंच पाया तो 15 में पहुंच जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि बच्चा अब क्या करेगा, यहाँ पे अमूर्त चीजों को भी सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि अभी तक क्या था थर्ड स्टेज में कि बच्चा केवल मूर्त चीजों को सॉल्व कर पा रहा है, अमूर्त को नहीं कर पा रहा, लेकिन अब बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों को सॉल्व कर पाएगा। बच्चा यहाँ पे कंसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संप्रत्यय, उसका पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होगा। बच्चे के सामने अगर कोई चीज नहीं है तो बच्चा उसको इमेजिन भी कर पाएगा। तो ये जितनी भी कमियां हमने देखी अपनी प्रीवियस स्टेज में, बच्चा उन सब चीजों को फुलफिल कर लेगा। बच्चा यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर पाएगा, बच्चा यहाँ पे हर चीज को क्रमबद्ध तरीके से लगा पाएगा, यानी कि सीरिएशन कर पाएगा। तो अब हमने देखा यहाँ पे लास्ट स्टेज में कि बच्चा अपनी लास्ट स्टेज पर यानी कि अपने संज्ञानात्मक विकास के उच्चतम स्तर पर इस अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन प्यारे साहब ने यहाँ पे एक चीज बोली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इस स्टेज तक पहुंच जाए, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इस स्टेज तक 12 वर्ष की आयु में ही पहुंच जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ 12 में, कुछ 13 में, कुछ 14 में, कुछ 15 में पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे बच्चे इस अवस्था तक एक न एक बार पहुंच ही जाते हैं। तो ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। किसी क्वेश्चन के लिए, क्वारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।